हेलो एवरीवन, मैं राधिका शर्मा आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैजिक्स में। और आज जो हम एनसीईआरटी सीरीज में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। सो बायोमोलिक्यूल्स आज हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल अपनी एनसीईआरटी लेके आ जाओ यार, और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले कुछ फर्स्ट पेज पे तुमको बेसिक चीजें लिखी है, उन्हें इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ना है। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो फर्स्ट पेज को भी पढ़ो। क्वेश्चन चाहे पूछा जाए ना पूछा जाए, क्योंकि वी डोंट नो, एनसीईआरटी की लाइन है तो कभी भी पूछी जा सकती है। तो एक रीड मारना हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ डेफिनेशन भी यहाँ पे दे रखी है, सो इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ दे आर सेइंग दैट अ लिविंग सिस्टम ग्रो सस्टेन रिप्रोड्यूस, ये सब चलो मैं इसमें से मेन चीजें पढ़ देती हूँ। Most amazing thing about living system is that it is composed of non-living atoms and molecules। मतलब हम लोग हैं तो लिविंग बींग्स, लेकिन हम बने किससे हैं? नॉन लिविंग थिंग से बने हैं, राइट। चलिए, तो हम लोग इस चैप्टर में मोस्टली पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट से, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स हम बोलते हैं कि हमारे फूड में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एंड वी वांट टू कट डाउन ऑन कार्ब्स ताकि हम लोग जो है वो फिट रह सके, राइट। तो वही कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी शुड नॉट कंप्लीटली कट देम। उन्हें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउ। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स and form a very large group of naturally occurring organic compounds। naturally occurring होते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। नाउ कॉमन एग्जाम्पल्स जो हम लोग ने सुन रखे होते हैं, दैट इज केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च एटसेट्रा। कह रहा है कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है ना, एनसीईआरटी उनके लिए बोलती है कि पहले एक डेफिनेशन यूज होती थी, हम इन्हें कह देते थे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है, देखो बोला है जनरल फॉर्मूला है CxH2OY एंड वर कंसीडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कह रहा है कि जनरल फॉर्मूला था CxH2OY, और हम इन्हें क्या कंसीडर करते थे? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कंसीडर करते थे। तो मतलब इस फॉर्मूले में फिट इन होना चाहिए हमारा कोई भी कार्बोहाइड्रेट। तो मैं अगर ग्लूकोज लिखूं C6H12O6, ये तुम्हारा क्या है? ग्लूकोज। अब इसे मैं इस फॉर्मूला में फिट इन करूं तो X कितना हो गया? कार्बन कितने? 6, राइट। तो और तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 12। तो तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 6 से, तो ऑक्सीजन 6 आ गए, हाइड्रोजन 12 आ गए, तो फिट इन हो गया इस फॉर्मूला में। तो मतलब ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। लेकिन कह रहा है अगर तुम ध्यान से देखो एसिटिक एसिड को, जो कि तुम लोगों को पता भी है कि ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो मैं तो इस फॉर्मूले को भी इसमें फिट इन कर दूंगी। C6H2O Y के फॉर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ, भाई 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, 2 ऑक्सीजन है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले में इसको इस फॉर्म में इसको लिख पाई? ऑफ कोर्स लिख पाई। तो क्या मैम एसिटिक एसिड भी एक कार्बोहाइड्रेट है? नो, एसिटिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। अब एक कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे आपको दे रखा है रेमनोज, रेमिनोज फॉर्मूला है C6H12O5। अब जरा देखो C6H12O5, इसे जरा लिख के देखो इस फॉर्म में, CxH2OY के फॉर्म में। कार्बन 6, हाइड्रोजन अगर 6 करोगे तो ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, बट ऑक्सीजन 5 है। तो आप इसको इस फॉर्मेट में तो लिख ही नहीं सकते हो। तो क्या रेमिनोज एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? है। लेकिन आपके जो ये डेफिनेशन है, ये हम लोग इसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं मान सकते। जो न्यू डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, दैट इज द कंप्लीट डेफिनेशन। हाँ, पहले इस तरह से बोल दिया जाता था कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, बट नाउ सी एनसीईआरटी ने ही हम लोगों को डेफिनेशन दे रखी है कार्बोहाइड्रेट्स की, दैट इज, आप ये लाइन प्लीज अंडरलाइन कर लो बेटा। अगर आपने एनसीईआरटी ओपन कर रखी है, प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन। मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ ऊपर की तरफ। चलिए, यहां से देखिए, यहां डेफिनेशन मिलेगी आपको कार्बोहाइड्रेट्स की।
The carbohydrates may be defined as polyhydroxy, as optically active polyhydroxyaldehydes or ketones, or the compounds which are produced और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। तो देखो इस डेफिनेशन को ब्रेक कर करके समझते हैं क्या बोला इसने। इसने बोला कि जो ऑप्टिकली एक्टिव एक वर्ड इसने बोला ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होने चाहिए, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप्स होने चाहिए, या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इनको हम क्या बोल देते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से ज्यादा OH ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो या कीटोन हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। है ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पे कुछ ऐसा यूनिट दे पाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो ये तुम्हारी डेफिनेशन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। अब कह रहा है सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्वीट इन टेस्ट है, तभी हम उनको शुगर्स भी बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन शुगर यूज इन आवर होम्स इज सुक्रोज, हम जो चीनी खाते हैं वो कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। अब कह रहा है मिल्क में जो शुगर होती है वो लैक्टोज होती है ना, आजकल लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो ये मिल्क के अंदर ये जो शुगर है इसका नाम है लैक्टोज। तो आपको पता होना चाहिए जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप की शुगर है मिल्क में। चलो नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो सैकेराइड, सैकेराइड्स की क्या मतलब भी बेसिकली शुगर ही होता है, ग्रीक वर्ड सैकेरोन से लिया गया है, तो इसे हम सैकेराइड्स भी कह देते हैं। अब इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दे रखी है कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को बांट सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो मोनोसैकेराइड्स में, ओलिगोसैकेराइड्स में, पॉलीसैकेराइड्स में, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है मोनोसैकेराइड जो होता है उसकी हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxy ketone or aldehyde or ketone. About 20 monosaccharides are known. कुछ कॉमन एग्जाम्पल जो हमें पता होने चाहिए, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, एटसेट्रा। नेक्स्ट यू हैव इज ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो का मतलब फ्यू, जो हाइड्रोलिसिस पे फ्यू मोनोसैकेराइड्स दे देगा। कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 10, कितना नंबर है भाई, 2 to 10, इतने तक के मोनोसैकेराइड यूनिट्स ये हाइड्रोलिसिस पे देगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड। अब मान लो किसी ओलिगोसैकेराइड की हमने हाइड्रोलिसिस की और उसने 2 मोनोसैकेराइड्स दिए, तो उसे हम डाइसैकेराइड बोल देंगे, किसी ने 3 दिए उसे ट्राई बोल देंगे, जिसने 4 दिए टेट्रा बोल देंगे, ऐसा भी हम उनको बोल सकते हैं। तो जो नॉर्मली हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं डाइसैकेराइड्स, ठीक है जी। तो डाइसैकेराइड्स हो सकते हैं, टेट्रा हो सकते हैं, लाइक दिस, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। Now, among these, the most common disaccharides, the two monosaccharide units obtained on hydrolysis of a disaccharide may be same or different. For example, a molecule of sucrose on hydrolysis gives 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose, and maltose give 2 unit of glucose, 2 monosaccharides of glucose. बेटा ये बात ध्यान में रखने की, क्योंकि आगे हमने सुक्रोज एंड माल्टोज के स्ट्रक्चर पढ़ने होते हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रहे सुक्रोज एंड माल्टोज हमारे पास 2 कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सुक्रोज की जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये 2 मोनोसैकेराइड्स में टूटता है। किस किस में टूटता है ये टूटता है ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में। मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ने मिलके बनाया होगा ना सुक्रोज को, हाइड्रोलिसिस कराई, वो लिंकेज टूटी, आपके इसने 2 यूनिट दे दिए, ग्लूकोज दे दिया, फ्रक्टोज दे दिया,
माल्टोज बना होता है दो सेम तरह के मोनोसेकेराइड्स का, दैट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। तो आपका जो ओलिगोसेकेराइड होता है वो आपका, या डाइसेकेराइड जो होता है वो हाइड्रोलिसिस पे सेम तरह के मोनोसेकेराइड्स भी दे सकता है या फिर डिफरेंट तरह के मोनोसेकेराइड्स भी दे सकता है। दोनों कॉमन एग्जांपल्स मैंने आपको दे रखे हैं जिनके बारे में हमें आगे पढ़ना है, तो याद रख लो सुक्रोज किस में टूटा, माल्टोज किस में टूटा। जो बातें याद रखने की हैं मैं तुमको साथ साथ में याद करवाती चलूंगी। अब आ जाओ पॉलीसेकेराइड पे। तो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, जो बहुत ज्यादा मोनोसेकेराइड दे देंगे हाइड्रोलिसिस पे, उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड हम उसे कहेंगे। एग्जाम्पल देख लो, ये भी पढ़ने हैं आगे। स्टार्च हो गया आपका, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन, गम्स एटसेट्रा। अब एक लाइन और लिखी है, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। जैसे हम कह रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स शुगर, लेकिन जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं दे आर नॉट शुगर, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर्स। हम पॉलीसेकेराइड्स को नॉन शुगर भी कहते हैं, याद रखोगे ये बात भी। हाँ, अब ये पैराग्राफ आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे डिटेल में तो एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी जितना एनसीईआरटी ने लिखा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स में ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज ईदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर बोल सकते हो आप, या उसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स को। अब किसे मैम रिड्यूसिंग बोलेंगे, किसे नॉन रिड्यूसिंग बोलेंगे, तो देखो all those carbohydrates which reduces Fehling solution and Tollens reagent are referred to as reducing sugars। जो फेलिंग और टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर दे वो हो गई रिड्यूसिंग शुगर, जो ना कर पाए वो कैसी होंगी बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। कह रहा है ऑल मोनोसेक्राइड्स वेदर एल्डोज कीटोज, चाहे एल्डोज हो कीटोज हो, या ऐसी शुगर जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, या ऐसी शुगर जिसमें तुम्हारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो, अगर वो मोनोसेक्राइड है तो वो सारी कैसी होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। आगे मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें पहचानना कैसे है कि कौन रिड्यूसिंग है कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है, लेकिन अभी तो याद रख लो, चाहे ग्लूकोज है चाहे फ्रक्टोज है, जितने भी तुमने मोनोसेक्राइड्स के यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़े वो तुम्हारी कैसी है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। क्या हम इतना याद रख लेंगे बेटा यहाँ तक? बिल्कुल बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप अपनी एनसीईआरटी को निकालो, मेरे साथ लाइंस मार्क करो और साथ साथ में याद करते रहो। जो बच्चा सोचता है कि मैंने पढ़ी है एनसीईआरटी लेकिन मुझे याद नहीं रहता, लेकिन आज तुम इस तरह से बैठ जाओ बिल्कुल कि मैं जो भी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी आज मुझे याद रखना है, मुझे नहीं भूलना है। वो कब होगा, जब पूरा ध्यान दोगे, फोकस करोगे, मैम ने ये लाइन पे फोकस किया तो इसका मतलब मैं मार्क करता हूं, मेरे को दिमाग में रखना है, एक बार चाहे मन में रिपीट भी कर लो उस चीज को, राइट। तो इतने ध्यान से पढ़ोगे ना तो अगली बार जब बायोमोलिक्यूल्स खुद से पढ़ोगे तुम्हें बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम में तुम रिवाइज कर लोगे। मैं हमेशा बोलती हूँ नीट प्रेपरेशन में बेटा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, चाहे कोई बच्चा इस वीडियो को पहली बार ही क्यों ना देख रहा हो या कोई रिवीजन ही क्यों ना कर रहा हो, मैं ये समझा के ये मान के पढ़ा ही नहीं रही हूँ तुम लोगों को कि तुमने पहले से पढ़ रखा है, तुमको आता है। बिल्कुल एनसीईआरटी उठाई है, बेसिक से चल रहे हैं, साइड में कोई चीज लग रही है मुझे एक्सप्लेन करने वाली, उसको साइड पे लिख रही हूँ तो तुम्हारे लिए, ताकि इजी रहे। तुम पहले अगर एक बार पहली बार पढ़े हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ो तुम्हें समझ आए, और इस तरह से अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ पढ़ो कि हमें नेक्स्ट टाइम मैम रिवाइज करने में आसानी हो। ऑल राइट, तो अपनी अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो। अगर थोड़ा सा तुम्हें क्लैरिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारे पास एनसीईआरटी होगी तो भी तुम्हें बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, उसको खोलो और अंडरलाइन करो साथ साथ में, राइट। चलिए नाउ अब आ जाओ मोनोसेक्राइड्स पे, एक एक करके पढ़ना है। अब सब मोनोसेक्राइड्स को पढ़ते हैं, सबसे पहले शुरू कर देते हैं अपना मोनोसेक्राइड। तो देखो बेटा क्या कह रहा है, मोनोसेक्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। हम मोनोसेक्राइड्स को अभी पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स एंड
फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया। ये टेबल देख रहे हो तुम लोग, इस टेबल को, हाँ जी, तो ये टेबल देखो ध्यान से, आप ये देखो बेटा, इस टेबल में आपको कुछ शुगर्स लिख के दिए हैं, कुछ मोनोसेक्राइड्स लिख के दिए हैं। आपके पास अगर किसी शुगर में 3 ही कार्बन एटम्स हैं तो आप उसको नॉर्मली बोलते हो ट्रायोज। ट्रायोज से आप समझ जाओगे कि कोई शुगर है जो 3 कार्बन एटम्स वाली शुगर है। लेकिन अगर उस शुगर का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो आप उसको बोलोगे एल्डोट्रायोज। क्या बोलोगे? एल्डोट्रायोज। और अगर आपके पास एक ऐसी शुगर है 3 कार्बन है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अब कीटोन है तो आप उसे क्या बोलोगे? कीटोट्रायोज। ठीक है, तो हमारी शुगर्स जो हैं बेसिकली वो कितने कार्बन से स्टार्ट हो रही है? 3 कार्बन से शुरू हो रही है। ठीक है जी, क्योंकि 3 कार्बन देखो मैक्सिमम होने ही पड़ेंगे, 2 कार्बन नहीं बोल सकते आप, क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहे हैं। तो एक तो तुम्हारा एल्डिहाइड और कीटोन ही चला गया कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप में, 2 कार्बन तो होने ही चाहिए ना, ताकि एटलीस्ट 2 OH ग्रुप जुड़े हो तुम्हारे पास। 2 कार्बन हुए तो एक तो मान लो तुमने एल्डिहाइड बना लिया, एक पे तुम क्या कर रहे हो? OH लगा रहे हो, और तुम्हें पता है एक कार्बन पे तुम बोलो 2H, OH लगा देंगे तो वो स्टेबल नहीं होते, राइट? तो और ये काफी स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। अब 4 कार्बन है तो क्या बोलोगे? टेट्रोज। 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज। अब क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डोट्रायोज, कीटोन है तो कीटोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेप्टोज, कीटोहेप्टोज, कीटोहेक्सोज। इस तरह से हमने एक जनरल सी क्लासिफिकेशन कर ली। ठीक है, बहुत जनरल सी चीज है। अब आगे देखो इनके एग्जाम्पल्स, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये बोल रहा है ट्रायोज में, तो देखो ग्लिसरैल्डिहाइड आ गया, उसकी बात करेंगे हम आगे। अब ये बात ही कर रहा है सीधे ग्लूकोज की। ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ड्रॉ करने आना चाहिए। इसकी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग अबाउट ग्लूकोज इज जस्ट इंपॉर्टेंट। और ग्लूकोज को देखो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे पेजेस भी डिवोट किए हैं, तो तुम्हें भी अपना टाइम तो डिवोट करना पड़ेगा, राइट? अब आ जाओ ग्लूकोज पे। सबसे पहले दे दिया उसने प्रेपरेशन, है ना, और बता भी दिया कि ग्लूकोज जो है वो नेचर में फ्रीली या कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। फ्रूट्स में होता है, हनी में होता है, और राइप ग्रेप्स में होता है। और जो राइप ग्रेप्स है कह रहा है उसमें लार्ज अमाउंट में है। सबसे पहले है तुमको फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज से ग्लूकोज बनाना है, जिसे हम केन शुगर भी कहते हैं। क्या करेंगे? डाइल्यूट HCl या H2SO4 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन में हम इसे बॉईल करेंगे। तो तुम्हें सुक्रोज की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं तो क्या होगा? मैंने डाइल्यूट HCl ले लिया या मैंने डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, तो क्या होगा कि तुम्हारा सुक्रोज जो कि C12H22O11 है वो टूटेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अभी बताया था तुम्हें, सुक्रोज जो डाइसेकेराइड है वो किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से। तो किस में टूटा? ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में टूट गया। तो ग्लूकोज मिल गया हमें, हम तो प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज पढ़ रहे थे। फ्रक्टोज भी मिल गया, ठीक है, ग्लूकोज तो मिल गया ना जिसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं। नाउ स्टार्च। स्टार्च आ गया तुम्हारा पॉलीसेकेराइड। अब देखो यहां पर जब तुम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन, तो क्या होगा? तुम्हारे पास स्टार्च जो है, तो तुम देखो बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स ज्वाइन हुए होंगे, तब तुम्हारा जो स्टार्च है वो बना होगा। अब जब ये टूटेगा तो ये बहुत सारे ग्लूकोज देगा, 2 नहीं देगा, क्योंकि हमें पता है ओलिगोसेकेराइड्स में होते हैं 2 to 10 यूनिट्स, इसमें तो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे n लिखा है, स्पेसिफाई नहीं किया नंबर कितने, लेकिन हमें बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स मिलेंगे यहाँ से। तो ग्लूकोज बना लिया हमने, हाँ जी। तो बस यही 2 प्रेपरेशंस है जो कि तुम्हें वैसे भी याद हो जाएगी आगे जब तुम स्टार्च का स्ट्रक्चर करोगे, या फिर तुम यहाँ पर जो है अपना सुक्रोज का स्ट्रक्चर करोगे तो तुम्हें वैसे ही लर्न हो जाएगी। तो इतना अभी इस पर लोड लेने की बात नहीं है। अब आगे चलो, स्ट्रक्चर
ऑफ ग्लूकोज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा है ना स्ट्रक्चरल यूसिडेशन के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा है ग्लूकोज का, मैं यहां पे बना दूं CHO, एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज में, OH H OH H OH H OH H CH2OH। ठीक है, तुम्हें ये फॉर्मूला ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए ग्लूकोज का। तो ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अब तुम बोलोगे मैम आपने तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बना ही दिया है, आपने तो बना ही दिया है ग्लूकोज, तो फिर क्या हम इसका स्ट्रक्चर निकालें। अच्छा, पहले जब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बातें चल रही होगी तब तो नहीं पता था ना ऐसा है। ये तो मैंने तुम्हारे सामने इसलिए बना दिया ताकि जब तुम ये सारे पॉइंट्स पढ़ो तो तुम्हें समझ में आए कि ऐसे ऐसे रिएक्शन क्यों हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब चैप्टर्स पढ़ के आए हो, अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, तो कहीं ना कहीं तुम्हें रिएक्शंस की, रिएजेंट्स की नॉलेज है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अल्कोहल है, तो ये कौन कौन से रिएक्शन दे पाएगा, राइट। तो इतनी नॉलेज हमें है। बट सोचो जिन लोगों के पास पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं था, ऐसा थोड़ी कि उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा और उनको ग्लूकोज दिख गया। उन्होंने तो इतनी सारी मेहनत की होगी ना यहाँ तक पहुंचने में। हमारे लिए तो सिंपल है, हम तो बोल देंगे कि देख के हाँ ये रिएक्शन देगा, ये नहीं देगा, क्योंकि अब हमने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। बट at that time the structure was not known, so these are the steps they followed to obtain this particular structure। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं। तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता करना था ये स्ट्रक्चर है। नाउ ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, काफी सारी हीटिंग करके हम लोगों ने ये पाया कि आप जब इसको HI के साथ हीट करते हो, HI हीट, एनसीईआरटी में HI रेड फॉस्फोरस HI भी लिखा हो सकता है, तो आप जब भी याद करो HI के साथ हीट करते हो, रेड फॉस्फोरस HI के साथ हीट करते हो, तो वो ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को तो छोड़ता ही नहीं है बिल्कुल भी। आपका जो भी मॉलिक्यूल है उसमें से ऑक्सीजन छीन लेता है, सारी की सारी ऑक्सीजन निकाल के उसको एल्केन तक ले आता है। ठीक है, जिस जिस से रिएक्शन करता है एल्केन बना देता है। तो याद रखो, अब यहाँ पर तुम्हारे पास जितनी ऑक्सीजन थी सारी सारी चली गई और तुमने क्या कर दिया, इसको एल्केन बना दिया। कितने कार्बन है जी, 6 कार्बन है, तो तुम्हारा क्या बन गया, हेक्सेन। अच्छा मैम इससे हमें क्या पता चला कि जब इसने हेक्सेन बना दिया, तो यहां से हमें ये पता चला कि जो 6 कार्बन एटम्स हैं दे आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। कोई 2 मिथाइल पेंटेन, कुछ ऐसा नहीं, सीधा हेक्सेन मिला। तो यहां से हमें पता चल गया ये सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में है, कोई ब्रांचिंग नहीं हो रखी, कोई यहां से ऊपर कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, कोई इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं है, ये कैसे है, स्ट्रेट चेन है। दूसरी बात देखो, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH है ना, to form oxime and adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrin. These reactions confirm the presence of C double bond O। अब जरा याद करो कि मैम आपने एल्डिहाइड कीटोन्स में हमें ये रिएक्शन करवाए थे, आपने HCN के साथ रिएक्शन करा के भी साइनोहाइड्रिन बनाया था, से कहते हैं साइनोहाइड्रिन, याद करो, बताया था तुम लोगों को। अब इसके बाद मैंने और क्या चीज बोली थी, NH2OH के साथ भी रिएक्शन करते हैं ये, ठीक है जी। तो तुम्हारे पास क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड NH OH और यहाँ पे ये, ठीक है। मैंने बोला था ऐसे लिख दिया करो, ऐसे लिख दिया करो। अच्छा मैंने ज्यादा बॉन्ड बना दिए क्या, ये H2O निकाल दो यहाँ से, यहाँ पे H नहीं आएगा भाई, ये लो, इस तरह से रिएक्शन कर दिया करो, बताया था वहां पे तुम्हें।
एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ये, डायरेक्टली तुम्हें बोला था इस तरह से प्रोडक्ट बना दिया करो। तो ये कौन से हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते थे जो ये रिएक्शन देते थे? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। HCN मैंने बोला था वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो हम क्या करते थे, थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक मीडियम भी लेते थे। अभी इतना ज्यादा मैकेनिज्म पे मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वहां पे हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में HCN के साथ रिएक्शन, NH2OH के साथ रिएक्शन, ये सब हमने कर रखे हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से, ये बन गया C डबल बॉन्ड NOH, इसे खोल के लिखोगे तो ये रिएक्शन दे देगा, यहाँ पे ये साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। तो अगर ये सब बन रहा है तो इसका मतलब मैम हमारे ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। तो इससे हमें कंफर्म हो गया, अभी तक पता नहीं था कि ये 6 कार्बन किस तरह से जुड़े हैं। तो एक चीज हमें ये पता चल गई कि ये स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, दूसरी चीज हमें ये पता चल गई कि इनके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। इनके पास अब वो कौन सा है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, ये नहीं पता, बट कार्बोनाइल ग्रुप है ये पता चल गया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड gluconic acid on reaction with mild oxidizing agent like bromine water. This indicates that carbonyl group is present as an aldehyde. तो बेटा तुम्हारा जो ब्रोमीन वाटर होता है, जो ब्रोमीन वाटर होता है वो एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देता है? एसिड में। किस में चेंज कर देता है? एसिड में चेंज कर देता है। तो ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो किसके साथ रिएक्ट करता है तुम्हारा? एल्डिहाइड के साथ। तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि इसमें एल्डिहाइड है। अब तुम बोलो कि मैम हम कोई और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो ले सकते थे, हमारे पास तो और भी है, हमारे पास तो टॉलिन्स है, फेलिंग है। तो बेटा टॉलिन फेलिंग ले लोगे तो तुम्हारा वो फ्रक्टोज भी हो सकता है, वो तो तुम्हारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को भी रिड्यूस कर देगा, वो तो उसको भी चेंज कर देगा, वो तो उसे भी किस में चेंज कर देगा? एसिड में। अब तुम बोलोगे मैम फेलिंग और टॉलिन ये तो रिएक्ट ही नहीं करते थे, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते थे कीटोन से, ये तो एल्डिहाइड्स के साथ करते थे रिएक्शन, उनको ऑक्सीडाइज करते थे, कीटोन को तो करते नहीं थे। तो बेटा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है फ्रक्टोज में, ठीक है। तो अभी आगे तुम्हें बताऊंगी, जब रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी, तब बताऊंगी कि आइसोमेराइजेशन हो जाती है आपके फ्रक्टोज में, और वहां पे हमको एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल जाता है उस आइसोमेराइजेशन, और वो बेसिक मीडियम में होती है। तो आपके जो टोलेंस रिएजेंट है, जैसे एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, वो कैसा है? एक बेसिक सॉल्यूशन है। तो आप अगर बेसिक सॉल्यूशन यूज कर रहे हो तो फ्रक्टोज की जो आइसोमेराइजेशन हो जाएगी तो वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप ऑब्टेन होगा, और फिर वो उसको भी रिड्यूस कर देगा, सॉरी उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए ब्रोमीन वाटर का हमने यहाँ पे यूज किया है, टॉलेंस या फेलिंग रिएजेंट का नहीं किया है। यहाँ पे मीडियम बेसिक नहीं होता है। इज दैट क्लियर? अब मैं एनसीईआरटी के सीक्वेंस में चीजें पढ़ा रही हूँ, वरना मैं जिस सीक्वेंस में तुमको पढ़ाती मैं तुमको पहले ही बता चुकी होती उनके बारे में। जो तुम्हारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं तुम्हें पहले बता चुकी होती, शुगर रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है वो मैं तुम्हें पहले बता चुकी होती, फिर तुम्हें स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन कराती। लेकिन अभी मैं इसी सीक्वेंस में करा रही हूँ। लेकिन जो मेरी वन शॉट वीडियो है उसका सीक्वेंस मेरा डिफरेंट है, उसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मुझे लगता है कि पहले बताने वाली चीज है वो मैंने पहले बताई है। तो अगर आप बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट देखना चाहते हो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। यहां पे भी मैं चीजें बताऊंगी बट सीक्वेंस मेरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहेगा। ऑलराइट, चलो अब यहां पर देखो कि ये चीज हो गई हमारे पास, तो पता चल गया हमने ब्रोमीन वाटर की यूज किया। हालांकि इसने लिखा नहीं है बट स्टिल किसी के माइंड में ऐसी चीजें आ सकती हैं, तो मैंने उनको क्लियर कर दिया। चलिए अब इसके बाद आ जाओ एसाइलेशन, एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसाइलेशन करोगे तो क्या होगा? OH ग्रुप्स के साथ रिएक्शन करेगा। तो अब हमें पता है कि मैम ग्लूकोज में 1 2 3 4 5 OH ग्रुप्स हैं, 5 OH ग्रुप्स हैं, तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या बनेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे एसाइलेशन हो जाएगी, एसिटेट बन जाएगा। तो 5 एसिटेट ग्रुप हमें देखने को मिलेंगे। अब मोलर मास में भी तो फर्क आएगा ना। आप सोचो 1 H गया,
उसकी जगह तुम्हारा एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, तो तुम्हें पता चल जाएगा ना कि कितने कितने OH होंगे, कितना तुम्हारा मोलर मास इंक्रीज हुआ है। एक हाइड्रोजन निकलेगी लेकिन एक एसाइल ग्रुप तो जाएगा, ये तो जाएगा, इसका मास होता है 42, एक वैसे 43 होता है, सॉरी 43 होता है, बट एक H निकल रही है तो इसका मैं बोलूंगी ओवरऑल इसके अंदर 42 ऐड हो रहा है। ठीक है जी। अब 5 ऐसे ऐड होंगे तो मतलब 210 मोलर मास बढ़ा होगा, फिर जब मैं देख रही हूं तो इसका मतलब 5 ऐसे मॉलिक्यूल ऐड हुए होंगे तब ये मास इतना बढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं हमें इससे ये पता चल गया कि 5 OH ग्रुप्स हैं हमारे इस अल्कोहल में, इस ग्लूकोज में। ठीक है जी, यहां तक ये भी पता चल गया। अब कह रहा है ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड के साथ अगर आप ऑक्सीडेशन कर दोगे तो ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड both yield a dicarboxylic acid, saccharic acid. This indicates the presence of primary alcohol in glucose. अब तुम्हें सबको पता है कि मैम जो HNO3 है that is a strong oxidizing agent, तो ये तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। बट अगर सोचो मैंने इनिशियली ग्लूकोज लिया, इनिशियली मैंने यहाँ पे बना हुआ है, ये ग्लूकोज बना हुआ है, इनिशियली मैंने ये ग्लूकोज ले लिया, इसके अंदर मैंने HNO3 डाल दिया तो मुझे दो दो COH ग्रुप मिल गए। अब मैं ऐसा भी सोच सकती हूँ कि दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल होंगे, दोनों ही या तो एल्डिहाइड होंगे, ऐसा मेरे माइंड में आ सकता है क्योंकि ये तो एल्डिहाइड को भी कर रहा है, ये तो अपना प्राइमरी अल्कोहल को भी कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि ग्लूकोज को भी करा के देख लिया और इन्होंने ग्लूकोनिक एसिड जो बना था, ग्लूकोनिक एसिड कब बना था, जब तुमने Br2 के साथ रिएक्शन करवाई थी। देखो Br2 तो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा ना, ये प्राइमरी अल्कोहल तो एज सच रह जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल तो एज सच रह जाएगा। ध्यान रहो बाकी के अल्कोहल सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड बन गया। अब अगर मैं इसके बाद HNO3 डालती हूँ तो ये तो मुझे पता है कि ये पहले से ही COH है। अब इसके बाद बाकी के ग्रुप से हमें लगा लेना, ये इसे प्राइमरी अल्कोहल को भी COH में चेंज कर देगा। ठीक है, तो आपने ब्रोमीन वाटर से पहले ग्लूकोनिक एसिड बनाया, फिर आपने HNO3 डाल के फिर आपने यहाँ पे सैक्रिक एसिड बना लिया। इससे हमें ये पता चल गया कि इसके पास, क्योंकि अगर दो CHO होते तो ब्रोमीन वाटर कोई पार्शियलिटी थोड़ी करता, दोनों से रिएक्ट करता, राइट। अगर इसके पास दोनों CH2 दो प्राइमरी अल्कोहल होते तो सीधा ही जब ग्लूकोज से इसने रिएक्ट किया था HNO3 ने तो दोनों को COH में कन्वर्ट कर देता। अच्छा, इस CHO को भी करेगा, ये तो CH2OH को भी करेगा। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या किया है, एक बारी हमने ग्लूकोज की करवा लिया ऑक्सीडेशन, तो इसने क्या किया, दोनों COH को कर दिया, HNO3 को कर दिया। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि दो एल्डिहाइड है, या हम ये मान के चलेंगे दो प्राइमरी अल्कोहल है। हमने क्या किया, सीधा ग्लूकोनिक एसिड पकड़ा जिसमें हमें पता था कि एक एसिड है, एक कोई पार्ट बचा है। ठीक है, एक नीचे कोई पार्ट बचा हुआ है। अब वो एल्डिहाइड है या फिर हमारा अल्कोहल है, वो कैसे पता, क्योंकि मैम पहले अगर यहाँ पर एल्डिहाइड होता तो पहले ही ब्रोमीन वाटर उसको क्या कर चुका होता है, एसिड में चेंज। तो इसका मतलब जो दूसरा ग्रुप है वो प्राइमरी अल्कोहल है। इस रिएक्शन के सीक्वेंस को समझ लो। ठीक है, चलो अब तुम्हें ना यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिए हुए हैं। The exact spatial arrangement of different OH groups was given by Fischer after studying many other properties. Its configuration correctly represented as 1, so gluconic acid is represented. ये फिशर में बनाया है। ये क्या किया था, फिशर ने स्टडी करके इस तरह से, जो आज हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है वो फिशर ने बना के दिया था। अब इसमें जो जो चीजें हमें सीखने की है वो इस पैराग्राफ में दे रखी है। अब जरा ध्यान से सुनना, इन सब चीजों को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे तुम DL कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी सीखने वाले हो। इसे मिटा देती हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये कहता है हमसे, ये देखो यहाँ पे ये हमसे कहता है कि ग्लूकोज जो है उसका नाम है D प्लस ग्लूकोज। ठीक है जी, क्या नाम है उसका, D प्लस ग्लूकोज। भी यहाँ पे ये D क्या है, प्लस क्या है, ये सारी बातें हमें पता करनी है, इस चैप्टर के लिए हमें इंपॉर्टेंट है। तो देखो D जो यहाँ पे है, D बिफोर इट्स नेम, वो कह रहा है कि ग्लूकोज में रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ़िगरेशन।
आपको जो डी है ये बता रहा है कॉन्फ़िगरेशन, इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता है। वेयर एज प्लस रिप्रेजेंट्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। प्लस हमें क्या बता रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है जी, मतलब देखो जो ये प्लस माइनस साइंस होते हैं ना, प्लस माइनस साइंस होते हैं, इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका मतलब होता है लीवो रोटेटरी। अब लीवो और डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है कि प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपीएल को, डेक्स्ट्रो राइट साइड में रोटेट करेगा, राइट साइड में रोटेट करेगा, और तुम्हारा लीवो लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा। ये मतलब हमने किससे निकाल लिया, प्लस माइनस से निकाल लिया। लेकिन D और L का मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, जो कि हम यूज करते हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स की कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए। D एंड L किस तरह से बताते हैं वो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। जरा हम इन्हें रीड कर लें एक बार इन लाइंस को। इट शुड बी रिमेंबर दैट D एंड L हैव नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिविटी। मैंने ये बात बोली आपको। दे आर ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू लेटर D एंड L। अच्छा, हम इनके लिए स्मॉल लेटर्स भी यूज करते हैं, D और L। तो ये D, स्मॉल d और ये स्मॉल l, इनमें फर्क है। ये कैपिटल D और एक कैपिटल L होता है, उसमें और इसमें फर्क है, राइट। तो इनको रिलेट नहीं करना है। D मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, L मतलब छोटा l मतलब लीवो रोटेटरी, स्मॉल स्मॉल D एंड L। ठीक है, अब यहाँ पे D और L सिर्फ नोटेशन होती हैं। जैसे आप RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो वैसे ही आपके DL कॉन्फ़िगरेशन भी होती है। Now letters D and L before the name of any compound indicate relative configuration of a particular stereoisomers। कैसे, देखो ये हमने सिंपल बेसिक मॉलिक्यूल ले लिया ग्लिसरल्डिहाइड का। क्या सब लोगों को विजिबल है? नहीं विजिबल है तो मैं यहाँ बना दूं CHO, CH2, OH, OH, H। ठीक है जी, ये तुम्हारा कैसा है, ग्लिसरल्डिहाइड। अब मैं इसे बोल सकती हूँ डी ग्लिसरल्डिहाइड, और एक मेरे पास होता है एल ग्लिसरल्डिहाइड। कैसे बोला मैम आपने डी एल? तो देखो आप क्या करते हो फिशर प्रोजेक्शन में, जब आप इस तरह के कंपाउंड को रखते हो तो आपका जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होता है वो आप रखते हो टॉप पे। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप आपको बेटा कहाँ पे रखना होता है, टॉप पे रखना होता है। ठीक है जी, उसके बाद आप देखते हो कि उसके जो आपका सेकेंड लास्ट कायरल सेंटर आता है, टॉप से आप बॉटम मूव करते हो, जो कायरल सेंटर आपका आता है उसे आप, उस पे आप देखते हो कि आपका OH कौन सी साइड पे है। ये तो कायरल सेंटर नहीं है, दिस इज नॉट योर कायरल सेंटर। सेकेंड लास्ट कार्बन पे ही तुम्हारा कायरल सेंटर आएगा। यहाँ पे जनरली तुम्हारा यही CH2OH ग्रुप होता है यहाँ पे, तो लास्ट कायरल सेंटर बोल लो, या ऐसा बोल लो कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे जो कार्बन होता है हम उसे चेक करते हैं। तो ये जो तुम्हारा लास्ट कायरल सेंटर आ रहा है इसमें तो एक ही है। इसमें आप देखोगे अगर तुम्हारा OH राइट साइड पे है तो आप इसको बोलते हो D, अगर ये OH तुम्हारा लेफ्ट साइड पे है तो आप इसको बोलते हो L। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम बाकी कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करते हैं एंड उन्हें भी हम D और L असाइन करते हैं। अभी हम देखेंगे कि ग्लूकोज में हमने D और L कैसे असाइन करना है। तो ये समझ गए, ग्लिसरल्डिहाइड ग्लिसरल्डिहाइड। अब यहाँ पे ये जो प्लस माइनस लगाए हैं इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब यहाँ पर होगा कि एक जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है, एक तुम्हारा किस में रोटेट कर रहा है, तुम्हारा लेफ्ट साइड पे रोटेट कर रहा है। नाउ प्लस आइसोमर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड डी कन्फिगरेशन, तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्लस है तो डी होगा, माइनस है तो एल होगा। कई जगह तुम देखोगे कि प्लस है लेकिन फिर भी वहां पे एल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जो चीज होती है ना, ये प्लस माइनस और स्मॉल डी स्मॉल एल, ये तुम एक्सपेरिमेंट से बता सकते हो। ये तुम एक्सपेरिमेंटल सेटअप जब करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, तब वहां पे बता सकते हो। पोलैरीमीटर में सैंपल रखा कि उसने लेफ्ट साइड रोटेट किया, राइट साइड रोटेट किया। लेकिन ये वाली जो कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशंस है, ये हम स्ट्रक्चर देख के, मॉलिक्यूल देख कर ही बता सकते हैं। चलो ये सारी बातें यहाँ पे मैंने तुम्हें समझा दी ऑलरेडी। ऑल द कंपाउंड्स
which can be chemically correlated to D plus isomer of glyceraldehyde are said to have D configuration, whereas जो L से हम relate कर पाएंगे they will said to have L configuration. इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको ग्लिसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बना के दिया है, साथ में आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के दिया है. अब इतना पार्ट कह रहा है कॉमन है, इतना पार्ट तुम नीचे देखो कॉमन है, दोनों में कॉमन है. ये ऊपर वाला पार्ट छोड़ के ये देखो, या तो मैं ऐसे याद रख लो कि जो तुम्हारा सेकंड लास्ट कार्बन होगा, ऊपर से काउंटिंग शुरू करोगे 1 2 3 4 5. पहले तो ऑब्वियसली तुम नंबरिंग किसको दोगे, एल्डिहाइड को ही दोगे. तो जो तुम्हारा लास्ट कायरल सेंटर होगा, यही है लास्ट कायरल सेंटर, इस पे देख लो OH राइट पे है तो D. और देखो यहां तक ये स्ट्रक्चर बिल्कुल मैच कर रहा है डी ग्लिसरल्डिहाइड, तो इससे कंपेयर करके हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को भी क्या बोल दिया, D. लेकिन हम नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं, अगर तुम्हारा लास्ट कायरल सेंटर का जो OH है अगर वो राइट साइड पे होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, D. और अगर लेफ्ट पे होता है तो L से लेफ्ट, और जो बच गया वो राइट. ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो. साइक्लिक स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे हमें बात करनी है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की. तो देखो क्या हम देखते हैं कैसे हमारे साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कर रहा है. कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन्ड most of its properties but following reactions and facts could not be explained by this structure. कह रहा है ये जो आपने ओपन चेन स्ट्रक्चर बताया तो कुछ ऐसे रिएक्शंस है जो ये शो ही नहीं कर रहा है. तो अब कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं, चलो देखते हैं. कह रहा है डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, आप देख सकते हो बेटा ग्लूकोज में आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है. डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ा है, हमें पता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स देते हैं शिफ्ट टेस्ट. अब कह रहा है डज नॉट गिव रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 के साथ भी रिएक्शन देते हैं. याद करो ये रिएक्शंस हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ रखे हैं. कह रहे कार्बोनाइल कंपाउंड्स को तो ये रिएक्शन देने चाहिए, लेकिन आपका जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है डिस्पाइट ऑफ हैविंग एन एल्डिहाइड ग्रुप ये रिएक्शन शो नहीं कर रहा है. और देखो कह रहा है जो पेंटाएसिटेट है, जो पेंटाएसिटेट हमने बनाया था ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, NH2OH के साथ ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा है. तो ये बता रहा है कि इससे हमें पता चल गया कि इसके पास फ्री CHO ग्रुप नहीं है. फ्री CHO ग्रुप होगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन करेगा, क्योंकि कैसे एल्डिहाइड कीटोन्स की तो रिएक्शन है ये. अब कह रहा है ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स. कह रहा है जो ग्लूकोज है वो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में पाया जाता है, अल्फा बीटा. तो आप ध्यान रखो कि ग्लूकोज जो है वो 2 फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा एंड बीटा. अब कह रहा है कि अल्फा फॉर्म जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन, और जो बीटा फॉर्म है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है तुम्हारा 423 केल्विन. इसका 423 केल्विन और इसका 419 केल्विन. तो हमें इतना याद नहीं रखना है इन नंबर्स को, बट स्टिल वी शुड नो. अब कह रहे हैं दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर्स. ये जो 2 फॉर्म में एग्जिस्टेंस है, या ये जो इन सब हमारे पास ये हमने जो NaHSO3 डाल दिया, हमने इसमें हाइड्रोक्सिलामीन डाली, तो ये सारा बिहेवियर आपका ओपन चेन नहीं जस्टिफाई कर पा रहा है. तो क्या होगा यहाँ पे, कह रहा है इट वॉज प्रपोज दैट वन ऑफ द OH ग्रुप में एड टू द CHO ग्रुप. कह रहा है हुआ क्या होगा, देखो वन ऑफ द OH ग्रुप एड्स टू CHO. मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देती हूँ सबसे पहले. यहाँ पे this is your aldehyde group, OH H OH H OH H OH H CH2OH. ये हमने क्या बना दिया, ग्लूकोज. अब तुम देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर. मैम और भी ऑक्सीजन के लोन पेयर है, इसी पे फोकस कर रहे हो क्योंकि बेटा जब ये इस पे अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना. इसके पास क्या है, तुम ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है भाई. अब यही क्यों करेगा, क्योंकि 6 मेंबर रिंग बनेगी तो 6 मेंबर स्टेबल होती है. तुम बोलो यहाँ से अटैक कर दो तो 1 2 3 4 5 बनेगी. 5 और 6 में अगर मेरे पास चॉइस है तो ऑब्वियसली आई फॉर्म 6. तो यहाँ से इसने क्या किया, अटैक किया. अब इसने अटैक किया तो देखो आपके NCERT में कैसे दिखाया बना के,
मैं वैसे बना के दिखाती हूँ। इन्होंने क्या किया, ये लाइन ऐसे एज इट इज ये लाइन खींचो, सीख लो स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि देखो हमें लगता है डिफिकल्ट है, हमसे नहीं बनते स्ट्रक्चर, है ना। तो एक बार ही नहीं बनते, तुम्हें भी कॉपी पेन लेके साथ में बैठना पड़ेगा और स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो इस एज इट इज ऐसे कर दिया मैंने क्या किया, इसको नंबर कर देती हूँ। नंबर करके ना हमारी चीजें आसान हो जाती हैं, हम उनको चीजें क्लियरली देख पाते हैं। तो इसे मैं 1 नंबर दूंगी, ऑब्वियसली हमारा फंक्शनल ग्रुप है 3 4 5 6, तो इसी तरह से तुम नंबर दोगे। चलिए हमने नंबर दे दिए। अब क्या करो, ये 5th कार्बन की ऑक्सीजन जो है वो अटैक कर रही है, तो मैं इसको, इस ऑक्सीजन को मैंने थोड़ा यहां तक ले आया, सो दैट हमें थोड़ा सा देखने में सही हो। अब ये मत समझ लेना कि मैम यहाँ कार्बन है, जहां 2 लाइनें ज्वाइन करिए वहां कार्बन होता है, ये कार्बन नहीं है। जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, लाइन को, लाइन है ये कोई यहाँ पे कार्बन एटम नहीं है। अच्छा जी, तो मैम आपने सिर्फ ऑक्सीजन दिखाया, H तो यही रहेगा, CH2OH यही रहेगा, H यही रहेगा, OH भी अपनी जगह रहेगा, ये भी अपनी जगह रहेगा, 3rd नंबर वाला कार्बन, 2nd नंबर वाला भी अपनी जगह रहेगा। अब फर्स्ट पे अटैक कर रहा है, फर्स्ट पे ये ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, मैंने अटैक दिखा दिया। अब जब ये अटैक किया इसने, सोचो जब हमारा एल्डिहाइड पे कोई या कीटोन पे, कार्बोनिल सेंटर पे कोई अल्कोहल टाइप का हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो यहां से ये इस तरह से ये बन जाता है तुम्हारा OH, H और साथ में क्या लग जाता है OR। ये क्या बनता था बेटा, हेमी एसिटल, है ना, याद करो हेमी एसिटल। तो बन ये भी रहा है तुम्हारा हेमी एसिटल, लेकिन ये क्या बन रहा है, साइक्लिक हेमी एसिटल। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड O है इसका बन जाएगा OH, ठीक है जी, इसका बन गया OH, और एक वैलेंसी जो है कार्बन की वो हम दिखा सकते हैं H के साथ। इसको क्या करा मैंने, ऐसा करो, इसे थोड़ा और ऊपर कर देती हूँ, इस लाइन को थोड़ा नीचे हो गया, क्योंकि एक साइड मुझे H भी दिखाना है, तो मैं क्या करती हूँ, इस लाइन को ऐसे दिखाती हूँ। ये बन गई तुम्हारी साइक्लिक फॉर्म। अभी तुम्हें रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, वो भी मैं तुम्हें बनाना सिखाऊंगी, लेकिन अभी जरा यहां से समझो। एक बात बेटा यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है, ये बात तुमने नोटिस की होगी कि ये मैम, ये जो कार्बन है इसके हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितनी है, sp2, और यहां पर अगर तुम ध्यान दोगे तो ये क्या है तुम्हारा sp3, राइट। sp2 चेंज हो रहा है बेटा जी हमारा sp3 में, तो इसका मतलब sp2 तो मैम प्लेनर है। आपने बोला कि ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर रहा है, जब ये ऐसे प्लेनर पड़ा है, प्लेन मतलब हमें इस पे देखो 2D में तुम्हें इमेजिन इतना नहीं होता, प्लेनर मतलब सारे के सारे एटम्स एक प्लेन पे है। तो मैम ये ऊपर से भी अटैक कर सकता था, ये नीचे से भी अटैक कर सकता था। तो OH मैम आपका लेफ्ट में भी आ सकता है, OH राइट में भी आ सकता है ना। हाँ जी, तो OH देखो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया, अब तुम क्या करो, इस OH को स्विच कर दो, दूसरी साइड कर दो। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एनसीईआरटी में। अब डायरेक्टली आपने एक बार OH इस तरफ बनाया, एक बार OH आपने इस तरफ बनाया, आई थिंक ये दिखेगा नहीं ऐसे, लेट मी यूज रेड। एक बार OH यहां बनाया, एक बार OH यहां बनाया, ये बातें क्लियर है सबको। तो देखो जब तुम्हारा इधर राइट हैंड साइड पे OH लगाया तुम इसे कह रहे हो अल्फा, लेफ्ट पे लगाया इसे कह रहे हो बीटा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन मैं अभी बताऊंगी किस तरह से तुम अल्फा बीटा याद रखोगे रिंग वाले स्ट्रक्चर में। रिंग वाले स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम डाइसैकेराइड्स ये सब के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें इसको रिंग में चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें अल्फा बीटा तुम्हें देखने आने चाहिए। तो देख लो जब OH इस तरफ है तो बोला अल्फा, इस साइड है तो बोला उसको बीटा। तो ये जो OH की पोजिशन है ना, ये तुम्हारा अल्फा बीटा डिसाइड कर रही है। ओके अब देखो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो, ये वाला पर्टिकुलर कार्बन, ये तुम्हारा 1 2 3 4, ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन, अब इसी कार्बन पे बेटा तुम्हारा, इसी कार्बन पे, या मैं इसको रिंग में भी दिखाऊंगी, रिंग में ज्यादा अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। इस पे, इसी कार्बन पे OH है, इसी कार्बन से डायरेक्टली O जुड़ा है और O के आगे कार्बन, तो इट्स अ काइंड ऑफ OR, है ना, एक तरह से OR है ये O, फिर ये कार्बन, तो एक तरह का OR ग्रुप है, इसी पे तुम्हारा क्या है OH ग्रुप है। तो ऐसे कार्बन को जिसपे OH भी हो तुम्हारा, OR भी हो तुम्हारा, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। अब तुम देख रहे हो कि एनोमेरिक कार्बन, यहाँ पे ये भी एनोमेरिक है, ये भी एनोमेरिक है,
लेकिन इस पे कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो इस पे कॉन्फ़िगरेशन S होगी, बाकी सब पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। अगर इसकी R है तो इसकी R है, इसकी S है तो इसकी S है, इसकी R है तो इसकी R है, बाकी किसी पे भी किसी भी कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। ऐसे आपस में इनके रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स हो गए ना। ये मिरर इमेजेस थोड़ी हुई एक दूसरे की, और एक कैरियल सेंटर पे तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन बदल रही है, रिलेशन कैसा हो गया आपस में, डायस्टीरियोमर। और अगर तुम्हारे किसी एक कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन बदलती है, उन्हें कहते हैं एपिमर्स। उन्हें क्या कहते हैं, एपिमर्स कहते हैं। जैसे गैलेक्टोज, अब मैं तुम्हें आगे बताऊंगी कि ग्लूकोज का C4 एपिमर है। लेकिन इनको जब स्पेसिफिकली तुम्हारी एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो उनके आपस के रिलेशन को एनोमर्स भी कहा जाता है। अगर किसी और कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदलती ना, मान लो C4 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदलती, तो मैं उसको एपिमर्स बोल देती, लेकिन एनोमर नहीं बोलती। जब स्पेसिफिकली एनोमर कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदलती है तो उसे हम एनोमर्स कहते हैं। तो ऐसा बोल सकती हूँ मैं दैट ऑल एनोमर्स आर एपिमर्स बट ऑल एपिमर्स आर नॉट एनोमर्स, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदलना उसके लिए जरूरी होती है। यहां तक बातें क्लियर हो गई? हाँ जी, चलो अब हम लोग, ये स्ट्रक्चर है, अब हम ट्राई करते हैं, अब हम सीखते हैं, ट्राई क्या करते हैं, हम सीखते हैं बनाना, कैसे हम इसको साइक्लिक में चेंज करेंगे। चलिए, जैसे देखो अब सबका ना स्टाइल डिफरेंट होता है, मे बी तुमने पहले कुछ और ट्रिक लगा के सीख रखा होगा। मेरा बताने का स्टाइल हो सकता है कि तुम्हारे पहले वाले सीखे हुए स्टाइल से डिफरेंट होगा, या बच्चा जो मुझे पहली बार देख रहा है वो मेरा स्टाइल फॉलो कर सकता है, बट इट्स अ वेरी इजी अप्रोच। और वैसे भी तुम्हारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट आना चाहिए वो सिमिलर आना चाहिए, बट जो मैं तुम्हें बताऊंगी उससे गलती नहीं होती है एंड इजीली हम समझ जाते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आपने कभी पायरिन रिंग देखी है? नहीं मैम। चलो पायरिन रिंग बनाते हैं। ये देखो आप, ये 6 मेंबर रिंग जिसके बीच में ऑक्सीजन है, साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसे हम कहते हैं पायरिन। अब जब मैं ग्लूकोज को चेंज करूंगी ना रिंग में, ऐसी सी ही रिंग बन के आएगी, इसीलिए ग्लूकोज को हम ग्लूकोपाइरेनोज भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैं जो स्ट्रक्चर तुमने सीखा है पहले मैं वो स्ट्रक्चर बनाऊंगी, फिर मैं उससे अल्फा बीटा तुमको बनाना सिखाऊंगी। पहले मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना दूं ग्लूकोज का। मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रही हूँ, मैं कोई चेनमेन वाला स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ओहो, क्या किया मैंने, ये सबसे ऊपर क्या लिख दिया, माय बैड। हाँ जी, तो यहाँ पे तो CH2 आएगा, यहाँ आएगा तुम्हारा CH2OH। चलिए, यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ गया, OH, H, OH, H, OH, OH, H, H। ये स्ट्रक्चर याद कर लो, बस इसको याद ही रख लो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मत भूलो एटलीस्ट। तो मेरे को बनानी है रिंग। अब मुझे क्या बनानी है, रिंग। कैसी कैसी शक्ल वाली रिंग बनेगी, पायरेनोस, क्योंकि तुम सोचो ना ये अटैक कर रहा है यहाँ पे, तो बनेगी तो 6 मेंबर रिंग, और उसमें ऑक्सीजन भी आएगा क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो डायरेक्टली तुम्हारा ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा होगा। लेकिन अभी मैं इसको ऐसे लिखूंगी, अभी जस्ट मैं पूरी रिंग नहीं बनाऊंगी, तुम्हें अटैक भी दिखाऊंगी। यह तुम्हारा एल्डिहाइड, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो OH है ये कहाँ पे है, राइट साइड पे है बेटा, राइट साइड पे है ना OH ग्रुप तुम्हारे। तो अब जब राइट साइड पे OH होंगे, जो भी ग्रुप्स, नॉट इवन OH, इवन H here इज ऑन राइट साइड, तो जो भी ग्रुप्स तुम्हारे राइट साइड पे होंगे उन्हें तुम डाउन दिखाओगे। डाउन मतलब मैम याद कैसे रखोगे, राइट डाउन। मुझे पता है राइट की स्पेलिंग WRITE होती है, लेकिन इसको R से शुरू कर दो, RIGHT वाला कर दो, इससे तुम्हें याद रह जाएगा कि मुझे राइट साइड के ग्रुप्स को कहाँ दिखाना है, डाउन पे दिखाना है। तो आप क्या करो, इस कार्बन पे, अब ये इसको बोला तुमने पहला, इसे दूसरा, इसे तीसरा, इसे चौथा, इसे पांचवा, इसे छठा। ये तुम्हारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 तक दिखा दिया मैंने, मेरे लिए इजी हो गया। अब फर्स्ट पे तो मैम CHO है, आपने बना दिया, सेकंड पे OH है, H है, और आप बोल रहे हो राइट वाले को मैं नीचे दिखाऊंगी, तो आपने राइट वाले को नीचे दिखा दिया। OH है राइट साइड पे तो आपने नीचे बना दिया। थर्ड पे गए तो आपने देखा H है नीचे और OH,
तुम्हारा लेफ्ट पे है तो ऊपर चला गया, फोर्थ पे आए तो फिर OH नीचे था, H ऊपर था। अब फिफ्थ पे आए, क्योंकि देखो फिफ्थ कार्बन से अटैक होना है तो इसीलिए मैं फिफ्थ पे OH, इसका OH मैं बना रही हूं इसके पास, और इसके CH2OH को, ये जो 6 नंबर वाला कार्बन है वो मैं फिफ्थ से लिंक दिखा रही हूँ और CH2OH को रखना है ऊपर। इतनी सी चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, राइट। अब इस फिफ्थ कार्बन से CH2OH जुड़ा है, जिसने अटैक करना है उसी के साथ H जुड़ा है, CH2OH को रखा ऊपर, H को रखा नीचे। इस ऑक्सीजन ने तो किया अटैक, ये बॉन्ड टूटा खटैक, ऊपर गया नेगेटिव, H इसने यहां से लिया और ऑक्सीजन और इसका तुम ऐसे बॉन्ड दिखा दोगे ऐसे, या तुम सीधे क्या कर लिया करो, ऐसे रिंग बना दिया करो, पायरिन रिंग बना दी हमने। फिर नहीं है तुम्हें पता है कि इसने यहाँ पे अटैक किया है, इस कार्बन का जो डबल बॉन्ड O था वो बन चुका है OH। अब तुमने क्या किया, ये ग्रुप तो फिक्स है, ये तो तुम्हें पता है कि H ऊपर OH नीचे, ये मैंने तुम्हें बता दिया, राइट डाउन, राइट डाउन से तुम कभी नहीं भूलोगे कौन, तो तुम्हें कोई गाने की जरूरत नहीं है, राइट डाउन बोल के तुम इसको लिख लोगे। अब मैम इस पे मुझे पता है कि इस वाले कार्बन पे ये डबल बॉन्ड O मेरा OH बन चुका है और एक H है। अब मैं इसको कैसे लिखूं OH, क्योंकि आपने बोला क्योंकि अटैक ऊपर से भी हो सकता है नीचे से भी हो सकता है, तो OH मैं ऊपर भी लगा सकता हूँ नीचे भी, तो हम तो दोनों लगाएंगे ना, अल्फा बीटा दोनों बनाएंगे। ये OH, ये H। अब तुम इसमें रट्टा मारते हो कि OH ऊपर तो अल्फा होगा, OH नीचे तो बीटा होगा, ऐसे ऐसे करके हमने नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि वो हमें एग्जामिनर कैसे भी बना सकता है, ये O इधर लगा दिया, सब कुछ उल्टा दिया, फिर तुम कैसे पहचानोगे, ठीक है, वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, तो ऐसे तुक्के नहीं मारने हैं हमको। अभी बताती हूँ तुमको कैसे तुमको चेक करना है। सब कुछ सेम है अल्फा बीटा में, सिर्फ एक चीज डिफरेंट होगी, उसी डिफरेंस से बस हम उसी डिफरेंस से हम पता लगाएंगे कौन अल्फा है कौन बीटा है। तो बेटा जब भी तुम्हारा CH2OH, CH2OH और OH आपस में एंटी होंगे, आपस में एंटी होंगे, वो होगा तुम्हारा अल्फा ग्लूकोज, वो होगा तुम्हारा अल्फा ग्लूकोज, या ट्रांस होंगे दोनों CH2OH और OH, इस कार्बन का OH और इसका CH2OH ग्रुप। जब भी तुमने ये एंटी देख लिया, ट्रांस देख लिया, तो ये होगा तुम्हारा अल्फा। अब देखो A फॉर अल्फा और A फॉर एंटी, A फॉर अल्फा, A फॉर एंटी, याद रह जाएगा CH2OH OH जिसमें एंटी होता है वो अल्फा। जहां पर ये सेम साइड पे होंगे, सेम होंगे, सिस होंगे, वो फिर बचा क्या, बीटा, उसे बोलो बीटा ग्लूकोज। अच्छा इसको तुम ग्लूकोपाइरेनोस लिख सकते हो ना, ग्लूकोपाइरेनोस, क्योंकि ये रिंग कैसी है, पाइरेन रिंग है, क्या ये ग्लूकोज। क्या तुम्हें ये स्ट्रक्चर आगे बनाने सेम बने एनसीईआरटी में, देखो ये OH OH ही साथ में बीटा, ये ट्रांस, तो इसको बोला अल्फा, बात खत्म, बस इतना सा याद रख लिया करो। पायरिन रिंग क्या करो, राइट डाउन लिखो और इन दोनों को चेक करो, अगर तुम्हारे सेम साइड पे तो तुम्हारे पास हो गया बीटा, ऑपोजिट साइड पे तो अल्फा। मेरे ख्याल से बहुत आसान है। अब तुम्हें डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ग्लूकोज सीख लिया तो तुम्हें सब आ गया बनाने। गैलेक्टोज भी तुम बना लोगे, क्योंकि गैलेक्टोज में क्या होता है कि तुम्हारे फोर्थ कार्बन पे ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, मतलब अगर मैंने OH इधर लगाया तो मेरे को ऊपर करना पड़ेगा, H नीचे करना पड़ेगा, बन गया गैलेक्टोज। आसान है ना। अब देखो फ्रक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटो हेक्सोज। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज भी इंपॉर्टेंट है भाई, फ्रक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटो हेक्सोज, क्योंकि इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, 6 कार्बन की ये शुगर है, तो कीटो हेक्सोज। इट इज ऑब्टेन्ड along with ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेकेराइड सुक्रोज, तो किया था ना, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की थी तो ग्लूकोज और साथ में फ्रक्टोज भी मिला था। अब देखो फ्रक्टोज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, फ्रक्टोज ऑल्सो हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है। ये है तुम्हारा, अगर ये C डबल बॉन्ड है, ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ये देखो सेकंड वाला कार्बन तुम्हारा क्या है। अब इसको बनाना सिखा दूं मैं तुम्हें, सारा ये ग्लूकोज जैसा है, ऊपर से नीचे से तो पूरा ग्लूकोज जैसा है, CH2OH OH H OH H OH H, यहां तक बिल्कुल ग्लूकोज की तरह है, डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा सेकंड कार्बन से।
डिफरेंस कहाँ से आया तुम्हारा, सेकेंड वाले कार्बन से। यहां है तुम्हारा कीटो ग्रुप और ऊपर तुम्हारा है CH2OH। ठीक है, सिर्फ ये दो कार्बन पे चेंज आया, बाकी तुम्हारा बिल्कुल कैसा है, ग्लूकोज जैसा है। क्या तुम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अब बना लोगे? सब कुछ ग्रुप्स तुम्हें देखने हैं, बिल्कुल सेम है। यहां तक ये 1 2 चेंज हुए, 3 सेम है। ध्यान रहे थर्ड कार्बन पे OH इस तरफ होता है, बाकी कार्बन पे इस तरफ होता है। ग्लूकोज को भी याद रखो, तभी फ्रक्टोज बना पाओगे। सही सही बना लिया हमने फ्रक्टोज। अब तुम्हें कह रहा है कि इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंड कार्बन पे 6 कार्बन है, जो जो मैंने तुम्हें बोला। अब कह रहा है इट बिलोंग्स टू D सीरीज एंड इज लीवोरोटेटरी। लीवोरोटेटरी का मतलब क्या हो गया भाई, कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो राइट साइड। तो ग्लूकोज हमारा कैसा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन फ्रक्टोज कैसा है, लीवो रोटेटरी। याद रखना ये बात, एक्सपेरिमेंटल है बट एनसीईआरटी में दी है, तो यू शुड रिमेंबर ना। अब लीवो रोटेटरी कंपाउंड है, इट इज अप्रोप्रिएटली रिटन एज D, माइनस साइन किसके लिए लगा रहे हैं, क्योंकि लीवो रोटेटरी है, तो इसे क्या लिखते हैं, D माइनस, और ये माइनस तुम्हें पता है किस चीज के लिए, और फ्रक्टोज। चलो ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। अब जैसे हमने इसका ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाया, वैसे ही हम किसका बना सकते हैं, फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में बेटा यहाँ पे हमारे पास एक फ्यूरेन रिंग होती है। देखो 5 मेंबर्ड की रिंग है, ये 6 मेंबर्ड की रिंग थी, ये 5 मेंबर्ड की रिंग है, इसे हम कहते हैं फ्यूरेन। ठीक है। अब क्यों बता रही हूं मैं तुम्हें इस रिंग के बारे में, फ्यूरेन रिंग के बारे में, क्योंकि जब मैं इस अपने फ्रक्टोज को चेंज करूंगी किसमें, रिंग में, तो फिर मेरे पास 5 मेंबर रिंग बनेगी। मैम यहाँ क्यों बनेगी, क्योंकि तुम देखो ना, अब तुम्हारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप सेकेंड वाले कार्बन पे है, ये 1 है, ये 2 है। यहाँ पे एल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन पे ही था, और ऑक्सीजन तो यही वाली अटैक करेगी, और तो कोई है नहीं हमारे पास। चलो अब ये इस पे अटैक करेगी, यहां से ऐसे दिखाती हूँ, ऊपर से ला रही थी मैं। चलो ये हो गया अटैक। तो देखो 1 2 3 4 5 बन गई 5 मेंबर रिंग। तो मतलब अब क्या करो तुम, अब क्या करो कि बस 5 मेंबर रिंग बना दो। अल्फा बीटा इसमें भी वैसे ही देखना है, 5 मेंबर रिंग तुमने बना दी। अब नंबरिंग कर लो, क्योंकि नंबरिंग करने से कभी भी गलती नहीं होती है। ये 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑक्सीजन, अच्छा मेरे को रिंग को नंबर देना है ना, तो मैं अब क्या करती हूँ, इस रिंग में नंबर कर दूं अगर, तो इससे मेरे को नंबर चेंज करना पड़ेगा। ये अगर मेरी 1 नंबर दे दी मैंने, ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से लिंक्ड है उसको मैंने 1 नंबर दे रखा है, तो मैं इसे 1 बोल देती हूँ, है ना। 1 2 3 4 ऐसे आ गया अपना, ठीक है, 4 तक। अब देखो जो तुम्हारा 1 वाला कार्बन है, ये 1 वाला कार्बन है, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से लिंक्ड है, ठीक है जी। या फिर अगर तुम्हें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है, तो तुम ऐसे नंबर दे सकते हो, 1 2, किसी और कलर से देती हूँ, है ना, किसी और कलर से देती हूँ। इसको नंबर दे दो 1, इसे दे दो 2, इसे दे दो 3, इसे दे दो 4, इसे दे दो 5, ठीक है। ये तुम्हारा यहां से इस पे अटैक किया 1, और ये, अच्छा मैंने उसको क्यों दे दिया नंबर यार, मैं ही कंफ्यूज हो गई, वेरी बैड। हाँ जी, तो यहां से अगर मैंने इसे 1 नंबर दिया, रिंग में तो ये आएगा ना, तो 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे दे दो नंबर इसको, ठीक है। तो अब देखो ऑक्सीजन जिस कार्बन से डायरेक्टली लिंक है, उसको मैंने कितना नंबर दिया है, 2, तो मैंने ऑक्सीजन को 1 दे दिया, 2 3 4 5, ये होगी मेरी पोजीशंस मैच। मैंने क्या किया, रिंग को नंबर दे दिया, ताकि थोड़ा और आसान हो जाए। ये मैंने अभी अभी किया है, ऐसे मैं करती हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। क्योंकि रिंग में ऑक्सीजन आ रही है, मैंने बोला रिंग को भी नंबर दे दो, दे दो रिंग को, इसको ऑक्सीजन को भी नंबर दे दो, दे दिया 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5, अभी मैंने कुछ अटैच नहीं किया, कहाँ है क्या कहाँ पे है मुझे नहीं पता, मैं देख देख के अटैच करूंगी, ठीक है। अब देखो 1 पे तो ऑक्सीजन है, राइट। अब 2 पे तुम्हारा क्या है, 2 पे है C डबल बॉन्ड O और CH2OH। लेकिन तुम्हें पता है जब तुम इसका अटैक करवाओगे, तो ये O तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH,
और एक इस पे क्या आ जाएगा CH2OH। तो मतलब मेरा जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर क्या जुड़ा है OH और उसके ऊपर क्या जुड़ा है CH2OH। क्या तुम इतना इमेजिन कर पा रहे हो कि ये जो मेरा सेकंड कार्बन है इसका जब ये अटैक होगा तो डबल बॉन्ड O बन जाएगा OH, ये बन जाएगा CH2OH, और ये मेरा क्या है, इस सेकंड कार्बन पे मेरा ये OH जुड़ा होगा और CH2OH जुड़ा होगा। तो मैंने दोनों दिखा दिए। अब बाकियों में वही राइट डाउन की जो अप्रोच बताई है सेम है। देखो जरा थर्ड कार्बन में डाउन क्या है तुम्हारा H, राइट साइड पे H है तो उसे डाउन दिखाओ, HOH। यहाँ पे राइट साइड पे OH है तो उसे डाउन दिखाओ, OH H। फिर तुम्हारा फिफ्थ कार्बन पे अगर तुम देखो तो फिफ्थ कार्बन पे इस तरफ से तो O है, O जुड़ा है, जिसने अटैक किया O जुड़ा है, और फिफ्थ कार्बन पे बच गया CH2OH। CH2OH को मैंने तुम्हें बोला है तुम ऊपर की साइड रख दिया करो, और H, ठीक है ना। फिफ्थ कार्बन देखो ऑक्सीजन लिंक्ड है, ऑक्सीजन लिंक्ड है फिफ्थ कार्बन के साथ, जिसको मैंने 1 बोला था। ये तुम्हारा फिफ्थ कार्बन ऑक्सीजन को 1 बोला था, ये आपस में लिंक्ड है, और इस फिफ्थ कार्बन पे CH2OH जुड़ा है और H। अब वही बेटा अल्फा बीटा में तुम्हें वही देखना है, अगर CH2OH OH एक तरफ है तो बीटा, अगर तुम OH नीचे कर देते हो, अगर तुम OH को नीचे कर देते हो, बाकी सेम होंगे, बाकियों को नहीं लिख रही हूँ, विद रिस्पेक्ट टू जिसके देखना है वो लिख रही हूँ। अगर तुम्हारे CH2OH और OH तुम्हारे एंटी हो जाते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा फ्रक्टोज या अल्फा ग्लूकोफ्यूरेनोज। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोफ्यूरेनोज। ठीक है, ये मैंने बना के बता दिया, एनसीईआरटी में भी बने थे वैसे, बट फिर तुम्हें ज्यादा समझ में नहीं आता क्योंकि इनको रिंग फॉर्म में चेंज करना हमको आना चाहिए। चलो अब देखो यहां पर सेम स्ट्रक्चर जो मैंने बना के दिखा दिया सेम है। कह रहा है इसको अल्फा बोलूंगा मैं क्योंकि यहाँ पे कैसा है OH और CH2OH एंटी है, और यहाँ OH और CH2OH आपस में कैसा है सिस है, इसको हम क्या बोलेंगे बीटा। माइनस साइन क्यों लगाते हैं, लीवो रोटेटरी होता है, और है ये दोनों डी फॉर्म्स ही है। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी फॉर्म हम कैसी देखते हैं, नेचुरल डी फॉर्म। अब आ जाओ डाइसेक्राइड्स पे। अब तुम्हें डाइसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बस याद रखना पड़ेगा कौन से डाइसेक्राइड्स के कौन कौन से यूनिट्स है, किस किस मोनोसेक्राइड से जुड़ के तुम्हारा डाइसेक्राइड बना है, ये याद रखना पड़ेगा। तो पहला डाइसेक्राइड जो करना है वो सुक्रोज करना है, बट थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लो यहाँ पे डाइसेक्राइड की। You have already read that disaccharides on hydrolysis with dilute acids or enzymes yield two molecules either same। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि डाइसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस करने पे दो सेम मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं। जैसे सुक्रोज के केस में डिफरेंट आते हैं, माल्टोज के केस में सेम आते हैं। अब कह रहा है कि द टू मोनोसेक्राइड्स अगर हम इन्हें ज्वाइन कर दें बाय ऑक्साइड लिंकेज बाय द लॉस ऑफ वाटर, हमने इन्हें हाइड्रोलिसिस करके क्या किया, इन्हें तोड़ा था। अगर हम लोग इनको ज्वाइन कर दे, ठीक है, बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहां से H2O निकाल के ऑक्साइड लिंकेज से ज्वाइन कर दे, तो इस लिंकेज को नाम दिया जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देख पढ़ के इतना समझ में नहीं आता, जब एक्चुअल में तुम्हें बना के दिखाऊंगी तो समझ आएगा। सबसे पहला है तुम्हारा सुक्रोज। तुम्हें याद क्या क्या रखना है, ठीक है, याद क्या क्या रखना है सुक्रोज में, कि मैम सुक्रोज बना होता है किस किस का, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। डाइसेक्राइड है तो देखो ग्लूकोज का बना है, फ्रक्टोज का बना है। अब कौन कौन से, मैम आपने दो फॉर्म कराई थी, तो ग्लूकोज तो तुमने लिया है अल्फा ग्लूकोज, फ्रक्टोज लिया है बीटा, और दोनों डी ही होंगे, ठीक है, एल इसमें कोई नहीं होगा, डी ही होगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। और साथ में तुम्हें यहां से देखो लाइन क्या क्या याद रखनी है। एक तुम्हें यहाँ पे ये बोल दिया कि किस किस से बना हुआ है, डाइसेकेराइड इज सुक्रोज विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। These two monosaccharides are held together by glycosidic linkage between C1 of glucose and C2 of fructose। इसका C1 लेंगे, इसका हम C2 लेंगे। C1 और C2 आपस में लिंक होंगे,
अब पहले तो मैम ग्लूकोज ही बनाना आ जाए हमें, फटाफट बनाया करो ग्लूकोज। कौन सा लेना है? अल्फा, मतलब एंटी होगा तुम्हारा OH और CH2OH कैसा होगा? एंटी होगा। ऐसे बना दो फटाफट से। फिर मैंने तुम्हें बोला था, याद रख लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बाकी हर जगह OH तुम्हारे डाउन होते हैं, सिर्फ थर्ड कार्बन पे चेंज होता। ठीक है, इस तरह से ये बन गया ग्लूकोज। अब तुम्हें क्या बनाना है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज पे कैसी रिंग, ऐसी रिंग होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर CH2OH हमने लिया बीटा, बीटा में कैसा होगा? सिस। तो अगर यहां पे मेरा CH2OH है तो मेरा, एक काम करती हूँ, एक सेकेंड, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, पहले इधर रखती हूँ। ये मेरा CH2OH है, तो इसके साथ मेरा OH कैसा होगा? OH मेरा होगा सिस, क्योंकि मैंने कौन सा बनाना है? बीटा फॉर्म बनानी है। अल्फा में ट्रांस होता है, बीटा में तुम्हारा सिस होता है। तो इस तरह से लिख दिया मैंने, इसे मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये अगर मैं इसको बोलती हूँ 1 कार्बन, यहाँ पे देखो ये कार्बन तुम्हारा 1 है, ये 2 है, उसके बाद ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है जी, अब लगा दो ग्रुप्स। यहाँ पे तुम्हारा थर्ड पे OH H और यहाँ पे OH H, बन गया स्ट्रक्चर। अब देखो ये वाला कार्बन कैसा है? एनोमेरिक कार्बन। इसका ये वाला कार्बन कैसा है? एनोमेरिक कार्बन। यहाँ पे इसका ये वाला कार्बन कैसा है? एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्या बोला था? जिसपे OH हो और साथ में OR ग्रुप जुड़ा हो, उसे बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। इसका ये कार्बन है, इसका फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक है, इसका सेकेंड कार्बन एनोमेरिक है, क्योंकि इस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, साथ में OR जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें तो नहीं है। देखो इसमें कार्बन में सिर्फ OH है, OR कहीं नहीं है। आगे ये कार्बन है, O तो नहीं है ना, सामने O तो नहीं है। इसमें देखो O है सामने लेकिन OH नहीं है, तो सिर्फ ये कार्बन हुआ एनोमेरिक। अब क्या बोला इसने कि इसके C1 से, इसके C2 से पानी निकालो। ठीक है, इसके C1 से और इसके C2 से पानी निकालना है। तो ये H2O निकाल दिया पानी। अब पानी निकालने के बाद ये यहां से ज्वाइन हो जाएगा, ऑक्सीजन से ये सीधा ज्वाइन हो जाएगा यहां पर। तो देखो अब मैं फिर से ये स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूं, यहां देखो ये जुड़ गया O से, ये जुड़ गया तुम्हारा O से, ऐसे जुड़ गए तुम्हारा 1 और 2 कार्बन O से। अच्छा, अब मैम एक और चीज होती है, सुक्रोज को हम बोलते हैं, सुक्रोज को हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर एक बार समझा दो, आपने स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में लाइन पढ़ ली थी एक, कि आपके जितने भी मोनोसेकेराइड्स है, आप बोल रहे थे रिड्यूसिंग है, कि टोलन और फेलिन को रिड्यूस कर देगा, लेकिन हमें पता है कि टोलन रिएजेंट से सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड उसको टोलन रिएजेंट को रिड्यूस कर पाते हैं। बात तुम्हारी सही है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे कीटोन है ना बेटा, जो हमारे पास यहाँ पे फ्रक्टोज है, जरा मैं फ्रक्टोज पे पहले तुम्हें समझा दूं। जरा तुम देखो फ्रक्टोज को, देखो यहाँ पे एक तो अभी थोड़ा सा ऐसे हो रखा है, या पहले ग्लूकोज को ही देख लो, ग्लूकोज को ही देख लो। ग्लूकोज में भी तुम बोलोगे मैम इस रिंग में मुझे तो कोई भी यहाँ पे एज सच कोई मेरे को एल्डिहाइड ग्रुप दिख नहीं रहा है, तो आप इसको भी कैसे बोल रहे हो कि ग्लूकोज जो है वो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा। अच्छा मुझे ये बताओ क्या होता है टोलेंस रिएजेंट? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, बेसिक मीडियम होता है ना, तो बेसिक मीडियम में वो क्या करेगा? इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये एसिडिक है। तुम बोलोगे मैम और भी तो H एसिडिक है, ये भी है, ये भी है, इसी को क्यों एब्स्ट्रैक्ट करे? भाई इन्हें अगर एब्स्ट्रैक्ट कर भी लेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ये इधर जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इनके आगे थोड़ी ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा? यहां से जब ये इसने H एब्स्ट्रैक्ट किया, इसके ऊपर मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, नेगेटिव आया, इसका बॉन्ड बना, तो ये बॉन्ड खुल गया, तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास, और यहाँ पे H भी है, और ये नेगेटिव आ गया, और ये कहीं से H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ऑब्वियसली, तो तुम्हारे पास ये बन गया। अब ये बन गया ना एल्डिहाइड ग्रुप, बन गया, तो दे देगा तुम्हारा टॉलरेंस टेस्ट। अच्छा अब मैम ये तो दे देगा, लेकिन आपका ये फ्रक्टोज कैसे देगा? तो फ्रक्टोज में मैं तुमको बता दूं जरा,
फ्रक्टोज में क्या होता है बेटा, आइसोमेराइजेशन हो जाती है। ये है तुम्हारा फ्रक्टोज, ये देखो फिर से थोड़ा साफ साफ बना देती हूँ, CH2OH। मतलब इतना एनसीईआरटी ने समझाया नहीं है तुमको, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ ताकि फिर कंफ्यूजन ना रहे। ये है ना तुम्हारा। अब क्या होता है, बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में क्या होता है कि यहाँ पे हो जाती है तुम्हारी आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन हो जाए अगर, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, CH2OH है, ऐसे है, ठीक है जी। क्या हो जाता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर बन जाता है एल्डिहाइड ग्रुप, इधर मूव कर जाएगा तुम्हारा H, ये H इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा स्ट्रक्चर इस तरह से। अब ये इनोल फॉर्म बन गई। इनोल फॉर्म के बाद क्या होगा, टॉटोमरिज्म होगा, और यहां से तुम्हारे पास ये बॉन्ड यहां मूव कर जाएगा, और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा H, और यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। H तो यहाँ पे था ही एक, है ना, एक ये C डबल बॉन्ड O, और एक ये H, यहाँ पे बन जाता है कीटोन। बस ध्यान रख लो कि इस तरह से आइसोमेराइजेशन हो जाती है। तो इसीलिए तुम्हारे जो फ्रक्टोज हैं, उनके पास क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है वो, तो उसमें आइसोमेराइजेशन होने की वजह से एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, तो वो भी तुम्हारे टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। बट यहाँ पे अगर तुम अब देखोगे, सुक्रोज में देखोगे, वैसे तो सुमाला करके तुम रट्टा मार लेते हो, बट यहाँ पे देखो कि आपके पास कोई भी फ्री OH ग्रुप बच ही नहीं रहा है। यहाँ पर तुम्हारे पास ये था तुम्हारा फ्रक्टोज, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी OH फ्री नहीं है, ठीक है, कोई यहाँ पे ये रिंग बनी हुई है, कोई तुम्हारे पास एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। यहाँ पे तुम देखो कोई भी तुम्हारे पास, अब यहाँ पे बेस है तो यहाँ पे तो बचा ही नहीं है ना OH जिससे H एब्स्ट्रैक्ट हो पाए। तो जब एनोमेरिक कार्बन पे कोई फ्री ग्रुप बचे ही ना, एल्डिहाइड या OH ग्रुप बचे ही ना, तो फिर वो रिड्यूसिंग शुगर्स हो ही नहीं पाएंगी। इसीलिए सुक्रोज तुम्हारी नॉन रिड्यूसिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री OH ग्रुप अवेलेबल नहीं है एट एनोमेरिक कार्बन। ध्यान रहे, क्योंकि एनोमेरिक पे ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसका H एब्स्ट्रैक्ट करूंगी तब ये यहाँ बॉन्ड मूव करेगा, तब ये खुलेगा ना, इनसे कोई फायदा नहीं है बाकी वालों से। तो ये होगी नॉन रिड्यूसिंग। अब एक और लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। हाँ जी, ओके, ये देखो यहाँ पे, हम्म, कह रहा है कि आपके पास जो सुक्रोज है इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज। मैंने तुम्हें बोला था ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन फ्रक्टोज लीवोरोटेटरी है। कह रहा है सिंस द लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज -92.4 एंड डेक्स्ट्रोरोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज +52.5, इसकी है 92.4, इसकी नहीं, इसकी है तुम्हारी 52.5, ग्लूकोज की है तुम्हारी 52.4 प्लस की, इसकी है -92.4 की, इसकी 5 की। अब मुझे बताओ किसकी ज्यादा है, 52.5 या मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, 92.4। तो ओवरऑल तो माइनस ही आई ना। तो ओवरऑल अगर माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे कि जो मिक्सचर बना वो कैसा हुआ, लीवोरोटेटरी हुआ। सुक्रोज डेक्स्ट्रो था, शुगर हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल मिक्सचर कैसा बन रहा है, लीवो। तो हम इसे क्या कहते हैं, दिस हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो एंड द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज इन्वर्ट शुगर। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, ठीक है जी। अब माल्टोज पे आ जाओ। माल्टोज को देखो जरा ध्यान से। माल्टोज में क्या होता है, माल्टोज बना होता है तुम्हारा 2 ग्लूकोज यूनिट से। अब कौन कौन से ग्लूकोज होंगे, तो डी ग्लूकोज, अल्फा या बीटा है, उसमें हम इंटरेस्टेड है। अल्फा ग्लूकोज होंगे, ध्यान रहे कि माल्टोज में अल्फा, यहाँ पे ग्लूकोज था फ्रक्टोज था, लेकिन ग्लूकोज अल्फा था, फ्रक्टोज बीटा था। यहाँ पे दोनों सेम यूनिट से बन रहे हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज, और दोनों कैसे हैं, अल्फा अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारी लिंकेज कैसी होगी, C1C4 लिंकेज होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4, ये C4 लिंकेज, और इसकी तुम्हारी सेम मॉलिक्यूल की C1 लिंकेज, एक और ऐसा बनेगा, इसकी C1 इसकी C4, दोनों ग्लूकोज, एक का C1 एक का C4।
अच्छा मैम, अगर ये लिंकेज हो गई और इसे आप बोल रहे हो माल्टोस, तो इसका मतलब जिसका फर्स्ट कार्बन लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है उसका फ्री है। जैसे एक ग्लूकोज जिसका आप C4 कार्बन यूज में ले रहे हो, उसका C1 तो फ्री है। उसका जो एनोमेरिक कार्बन है, मतलब C1 ही तो हमारा एनोमेरिक कार्बन है जो डायरेक्टली O से जुड़ा है, OH से जुड़ा है। अब उस पे तो OH ग्रुप है, यहां से तो डॉलन्स रिएजेंट फटाफट रिड्यूस कर लेगा बेसिक मीडियम, इसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव यहाँ मूव करेगा, ये रिंग खुलेगी, एल्डिहाइड बन जाएगा। यस, सो दैट इज व्हाई योर माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। इसीलिए तुम्हारी माल्टोज कैसी है, रिड्यूसिंग शुगर है। अब आ जाओ वापस तुम लैक्टोज पे। लैक्टोज क्या होता है तुम्हारा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बना है। मैम गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं आता, क्या बोला है, इट इज अ C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम ग्लूकोज जैसा दिखता है, उसका भाई है। आपने सिर्फ फोर्थ कार्बन पे, ग्लूकोज है ये, ग्लूकोज है ये, गैलेक्टोज है, फोर्थ कार्बन ये है, फोर्थ कार्बन पे यहाँ H होता है, यहाँ OH होता है, उल्टा कर दो, OH को ऊपर भेज दो, H को नीचे ले आओ। जो फोर्थ कार्बन था ग्लूकोज का उसमें इन्वर्ट कर दो कॉन्फ़िगरेशन, तो बन जाएगा गैलेक्टोज। अब आपने बना दिया गैलेक्टोज, गैलेक्टोज लिया है बीटा और ग्लूकोज भी लिया है बीटा, दोनों बीटा बीटा लिए हैं। लिंकेज कौन सी होगी, ध्यान रखो, C1 ऑफ गैलेक्टोज, C1 लेना है गैलेक्टोज का और C4 लेना है ग्लूकोज का। मैम अगर आपने C4 को इन्वॉल्व कर लिया तो आपके ग्लूकोज का C1 तो फ्री है जो कि एनोमेरिक कार्बन है, तो फ्री OH ग्रुप है, तो ये भी कैसी होगी तुम्हारी, रिड्यूसिंग शुगर। ये तरीका है तुम्हारा पहचानने का। तो ये बन गया लैक्टोज का स्ट्रक्चर, 1 और 4 से पानी निकालो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लो, बन गया, सिंपल। कुछ डाइसैकेराइड्स में कुछ है थोड़ी, बस स्ट्रक्चर नहीं आते मैम, हमको साइक्लिक फॉर्म में चेंज करना नहीं आता, इसीलिए हम इनसे डरते रहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स ऐसा नहीं है कि तुम लोग कर नहीं सकते हो, बायोमोलिक्यूल्स कुछ बहुत खतरनाक चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। अब आ जाओ पॉलीसेकेराइड्स पे। तो देखो पॉलीसेकेराइड्स में क्या होगा, बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलके तुम्हारा पॉलीसेकेराइड बना होगा, बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलके तुम्हारा पॉलीसेकेराइड बना होगा। जरा ध्यान से देखो, पॉलीसेकेराइड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है जी। अब हमें जो पढ़ने हैं, हमें पढ़ना है स्टार्च सबसे पहले। अब देखो स्टार्च किसका बना होता है, स्टार्च इज अ मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट, प्लांट का सबसे जो मेन स्टोरेज है वो है तुम्हारा स्टार्च है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स, हमें भी स्टार्च चाहिए होता है हमारे लिए, चावल वगैरह दालों में सब में स्टार्च होता है, ठीक है। अब आ जाओ, ये सारी चीजें तो हो गई। अब कह रहा है कि जो स्टार्च है उसके दो कंपोनेंट हैं, एक है एमाइलोस और एक है एमाइलोपेक्टिन, याद रखना है इसको, एक है एमाइलोस, एक है एमाइलोपेक्टिन। अब देखो कह रहा है कि जो तुम्हारा एमाइलोपेक्टिन है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये कैसा है तुम्हारा, इनसॉल्युबल है, सॉरी एमाइलोपेक्टिन। ये दूसरा जो एमाइलोज है दिस इज वाटर सॉल्युबल, ये कैसा है, वाटर सॉल्युबल। छोटा वाला एमाइलोज वाटर सॉल्युबल, बड़ा सा एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। और ये कम होता है स्टार्च में, ये लगभग 15 से 20% होता है ना, हाँ 15 से 20% होता है। और ये होता है तुम्हारा 80 to 85%, ठीक है। ये सारी चीजें देखो एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, तुम्हारे पास 15 से 20% होता है एमाइलोज पूरे स्टार्च में। और जो इसमें होता है 200 से 1000 यूनिट, मतलब आपके एमाइलोज में 200 से 1000 यूनिट किसके होते हैं, अल्फा ग्लूकोज के, अल्फा ग्लूकोज के। मैम अल्फा ग्लूकोज ही तो माल्टोज में होता था, याद करो माल्टोज में अल्फा ग्लूकोज ही होता था, और C1 और C4 लिंकेज होती थी, तो यहाँ भी C1 C4 लिंकेज है, C1 एंड C4 लिंकेज है। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि मैम हमें ऐसा लग रहा है कि आपने जो हमको पढ़ाया अभी पीछे, देखो ध्यान से देखो, माल्टोस C1 C4 लिंकेज है, दोनों तुम्हारे अल्फा ग्लूकोज है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि माल्टोज माल्टोज बहुत सारे माल्टोज जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो माइलोज बनेगा, यस बोल सकते हो, या फिर सीधे अल्फा ग्लूकोज की C1 C4 लिंकेज दिखा दो। बट यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा यूनिट्स अटैच होंगे, डाइसेकेराइड में 2 ही थे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूनिट्स अटैच्ड होंगे,
ठीक है जी, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है एमाइलोज में, याद रखो। और एक और चीज यहां पर याद रखो कि ये सारे आपस में लिंक्ड है, अनब्रांच्ड, लॉन्ग अनब्रांच, यहाँ कोई ब्रांचेस नहीं है, स्ट्रेट चेन में ये क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। लेकिन एमाइलोपैक्टिन में अगर तुम देखो तो ब्रांचेस है। यहाँ पे तुम्हारी C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यहाँ पे भी तुम्हारे क्या है, दोनों अल्फा ग्लूकोज है, दोनों अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज है, और आपस में ये C1 C4 लिंकेज बना रहे हैं। लेकिन ब्रांचिंग कहाँ से कर रहे हैं, ब्रांचिंग कर रहे हैं C1 और C6 से। नीचे तुमने एक यूनिट ऐसा दिखाया, C1 C4 से लिंकेज दिखाई, नीचे C1 C4 से लिंकेज दिखाई, लेकिन जब आपस में ऊपर नीचे लिंकेज दिखाओगे, ब्रांचिंग दिखाओगे, तो C1 और C6 से तुम वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कराओगे, और C1 और C6 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखाओगे जब तुम्हें ब्रांचिंग करनी होगी। तो ब्रांच कहाँ बन रही है तुम्हारी, C1 और C6 को अटैच करके, ये याद रख लेना। ये डिफरेंस है, एमाइलोपैक्टिन तुम्हारा ब्रांच्ड है और जो तुम्हारा एमाइलोपैक्टिन इज योर ब्रांच्ड एंड दिस एमाइलोज इज योर अनब्रांच्ड। यहां पे लिख देती हूं मैं, ये अनब्रांच्ड है और ये तुम्हारा ब्रांच्ड है, ये चीज भी ऐड कर लो, ठीक है। अब आ जाओ सेल्यूलोज पे। सेल्यूलोज तुम्हारा सिंपल सा देख लो, सेल्यूलोज होता है प्लांट्स में, प्लांट्स की सेल वॉल में भी होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे इन्होंने क्या बोली है, किसका बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ये किसका बना होगा भाई, बीटा डी ग्लूकोज का बना होगा, which are joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4। यहाँ भी C1 और C4 के लिंकेज हैं और दोनों ही कैसे हैं, बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। तो ध्यान रहे, यहाँ पे सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज ले रहे हैं हम लोग, और वहां पे अभी अभी एमाइलोज में क्या लिया था, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज को हमने लिंक किया था, यहाँ पे बीटा ग्लूकोज को कर रहे हैं। याद रखना, स्टार्च में अल्फा लिया था, अल्फा ग्लूकोज की लिंकेज दिखाई थी, सेलुलोज में तुमने बीटा ग्लूकोज की बट C1C4 लिंकेज दिखाई है। अब आ गया ग्लाइकोजन, तुम्हारा लास्ट पॉलीसेकेराइड आ गया तुम्हारा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी देख लो एक बारी। ग्लाइकोजन में देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। कार्ब्स जो है हमारी बॉडी में एज अ ग्लाइकोजन स्टोर किए जाते हैं। और ग्लाइकोजन जो होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोपैक्टिन की तरह ही होता है, ब्रांचेस होते हैं, लेकिन ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें ज्यादा ब्रांचेस होती हैं एमाइलोपैक्टिन, एंड इज हाईली मोर हाईली branched. It is present in liver, muscles and brain में। When the body needs glucose, enzymes break the glycogen to produce glucose। जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हमारा ग्लाइकोजन ही टूट के हमको ग्लूकोज देता है। ग्लाइकोजन इज फाउंड इन ईस्ट एंड फंगाई, फंगाई जो भी बोला है उसमें भी पाया जाता है तुम्हारा ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रांचेस है, तो हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमको नहीं दिया, अच्छी बात है। हमें दो कर लेने हैं याद यहाँ पे, सेलुलोज और स्टार्च के, तो मेरे ख्याल से याद हो जाने चाहिए अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो एक एक चीज। फिर एक बार खुद से पढ़ोगे, बनाओगे हाथ से, तो तुमको फिर पक्के हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दी हुई है तुम्हें। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए भी जरूरी होते हैं, प्लांट्स एनिमल्स दे फॉर्म मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड, ठीक है, ये सारी बातें हमें पता ही है। ग्लाइकोजन का तुम्हें अभी अभी बताया, स्टोरेज मसल मॉलिक्यूल जो है हमारे, वो क्या है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन है। ये सारी बातें एक बार तुम यहाँ से रीड भी कर सकते हो। बाकी हम सेलुलोज को तो यूज काफी ज्यादा करते हैं, कॉटन वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं। तो ये जो चीजें हैं इनको एक बार देख लेना। अब तुमसे क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ इन टेक्स्ट, इनको देख लो। ग्लूकोज और सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन नहीं। ऑब्वियसली साइक्लोहेक्सेन बेंजीन ये नहीं होंगी, लेकिन ये तो होंगे ना सॉल्युबल। इनमें कितने तो OH ग्रुप्स हैं, COH ग्रुप्स है, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाएंगे। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। तो अभी अभी बताया लैक्टोज किससे बना होता है, गैलेक्टोज से और ग्लूकोज से, तो वही मिलेगा हमें यहाँ से। उसके बाद कह रहा है, हाउ डू यू एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज। एक लाइन मैंने अभी भी पढ़ी थी एनसीईआरटी में,
उसमें तुम्हें क्या बोला था कि जो पेंटा एसिटेट होता है हमारे ग्लूकोज का, वो हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वही हमें बताता है एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड तो पता है हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जो पेंटा एसिटेट ग्लूकोज होता है भाई वो साइक्लिक फॉर्म में होगा ना, तो उसमें होगा ही नहीं फ्री, फ्री कार्बो, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप फ्री ही नहीं होगा, तो फिर हम हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ कैसे रिएक्शन करवाएंगे, नहीं करवा सकते। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये एज इट इज लाइन पीछे मैं पढ़ के आई थी। उसके बाद हमारे शुरू हो जाएंगे प्रोटीन्स, लेकिन प्रोटीन्स को मैं करवाऊंगी नेक्स्ट सेशन में। एमाइनो एसिड्स वगैरह सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह तो मैं बताऊंगी किस तरह से हमें याद रखने होते हैं। बाकी प्रोटीन्स, एंजाइम, सब कुछ आरएनए डीएनए हमारा जो जाएगा वो नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। अभी हमने आज में कार्बोहाइड्रेट्स फिनिश किया है, तो मैं तुमको होमवर्क दे रही हूँ, जितना मैंने पढ़ाया है, जो जो मैंने तुम्हें चीज़ें यहाँ पे सिखाई हैं उनको प्रैक्टिस करोगे, बैठ के रिटेन रखने की कोशिश करोगे। मुझे पता है सब बच्चों को समझ आ जाएगा चैप्टर, लेकिन रिटेन नहीं रहता है, तो हाथ से लिख लिख के तुम आज प्रैक्टिस करोगे, फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपना पार्ट 2। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन।